में भी नई दिल्ली विधानसभा जिसको आप लुटियन जोन भी उसमें आता है जी, ये वैसे तो अपने देश में और दिल्ली की शान है, लेकिन पिछले काफी दशकों में नई दिल्ली विधानसभा के इंटरेस्ट जो हित है उनको लगातार नजरअंदाज किया गया। यहाँ पर कोई भी ऐसा एमएलए नहीं है जिसने यहाँ पे शांति ठहर के स्थिरता से यहाँ पे काम किया हो। पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी के विधायक है यहाँ से अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने पूरी दिल्ली में ही काम नहीं किया और अपने विधानसभा क्षेत्र में तो वैसे कोई काम नहीं किया। आप बेसिकली सीधे सीधे सीएम को टक्कर देने जा रहे हैं। बिल्कुल, वो एक्चुअली मैं सीएम को टक्कर नहीं दे रहा, वो एक सीएम है इस वक्त, वो एक भ्रष्ट एमएलए को मैं टक्कर देने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज इंडिया। सरगर्मियां तेज है, दिल्ली चुनाव नजदीक है, फरवरी में शायद ये चुनाव संपन्न होने की उम्मीद भी करी जा रही है। अब इस समय देखा ये जा रहा है कि जिस प्रकार हर पार्टी ताल ठोक के बैठी है दिल्ली के अंदर अपना कब्जा जमाने के लिए, यहीं पर देखें तो भारतीय लिबरल पार्टी क्योंकि मुनीष रायजादा जी जो नई दिल्ली से चुनाव उम्मीदवार है जी, क्या इनके मायने हैं और इस समय किस वजह से नई दिल्ली के अगर हम बात करते हैं तो नई दिल्ली में देखा जाता है तो कंजेस्टेड एरिया है, ऊपर से जो भी गैर मकान है वहां पर इतनी बुरी हालत है कि आज तक 70-75 साल में वहां पर कोई भी सरकार बनी हो उसके हालात सुधर नहीं पाए हैं। बात करेंगे सीधे सीधे रायजादा साहब से कि आखिर उस पर सुधार कैसे कर पाएंगे। सर, स्वागत है चैनल पर आपका। थैंक यू वेरी मच सुनील जी। अब नई दिल्ली के आप प्रत्याशी बने हैं और नई दिल्ली से के अंदर समस्याएं बहुत है। आप देखेंगे तो छोटी छोटी गलियां हैं जी, गुरुद्वारा चाहे वो मकान हो, दुकान हो, व्यापार हो, हर किसी को परेशानियों का सामना देखने को मिलता है। आप उसका सुधार कैसे कर पाएंगे? दिल्ली में भी नई दिल्ली विधानसभा जी, जिसको आप लुटियन जोन भी उसमें आता है जी, ये वैसे तो अपने देश में और दिल्ली की शान है, लेकिन पिछले काफी दशकों में नई दिल्ली विधानसभा के इंटरेस्ट जो हित है उनको लगातार नजरअंदाज किया गया। यहाँ पर कोई भी ऐसा एमएलए नहीं है जिसने यहाँ पे शांति ठहर के स्थिरता से यहाँ पे काम किया हो। पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी के विधायक है यहाँ से अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने पूरी दिल्ली में ही काम नहीं किया और अपने विधानसभा क्षेत्र में तो वैसे कोई काम नहीं किया। आप बेसिकली सीधे सीधे सीएम को टक्कर देने जा रहे हैं। बिल्कुल, वो एक्चुअली मैं सीएम को टक्कर नहीं दे रहा, वो एक सीएम है इस वक्त, वो एक भ्रष्ट एमएलए को मैं टक्कर देने जा रहा हूँ। भ्रष्ट एमएलए कैसे कहेंगे, आरोप लगा रहे हैं आप? देखिए, अरविंद केजरीवाल मानसिक यानी कि नैतिक तौर पे भ्रष्ट है और फाइनेंशियल एंगल से देखे तो भी उन्होंने भ्रष्टाचार किया। नैतिक भ्रष्टता मैं बताता हूँ जी। पार्टी बनाई आम आदमी पार्टी, आंदोलन से निकली, ये कहा कि 3 सिद्धांत दिए उन्होंने। 3 सिद्धांत। नंबर 1 चंदा की पारदर्शिता, सेकंड हम आंतरिक अंकुश रखेंगे अपने आप पे, आंतरिक लोकपाल नियुक्त किया एल रामदास जी को। थर्ड है कि हमने हाई कमांड कल्चर खत्म करने आएंगे, एक व्यक्ति को 2 बार से ज्यादा कोई टर्म्स पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता। सारे सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ किया, इसको बोलते हैं नैतिक भ्रष्टाचार। कॉन्स्टिट्यूशनली उनके पास कोई मोरालिटी नहीं है, नैतिकता नहीं। अब आते हैं आर्थिक भ्रष्टाचार जी, जो इन्होंने शराब घोटाला किया, अब चार्जशीट दाखिल होके ट्रायल भी शुरू हो जाएगा, तो उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो इन्होंने वहां से पैसा कमाया, अब पार्टी इतने समय में मालामाल कैसे हो गई कोई पूछे। राज्यसभा की टिकटें बेचते हैं, जो चप्पलों में घूमने वाला व्यक्ति जेट प्लेन पे घूम रहा है, तो ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करेंगे। पन्नून ने इन पे आरोप लगाया कि 16 मिलियन डॉलर्स उन्होंने खालिस्तानी आतंकवादी पन्नून ने क्लेम किया कि उन्होंने पैसे दिए। तो ये सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। तो सैद्धांतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे उन्होंने भ्रष्टाचार किया। हम उस एमएलए के खिलाफ लड़ रहे हैं। सीएम एक्ससीएम डज नॉट मैटर, क्योंकि अल्टीमेटली जनता ही मालिक है। सर, एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल जी उदाहरण देते हैं या जो उपहार देते हैं, चाहे वो फ्री की सेवा हो, फ्री की बिजली हो, फ्री का पानी हो, फ्री की यात्राएं हो, लोक लुभावन जो उनके भाषण रहते हैं, उन्हीं के बतौर वो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब उनको आप देखने की वाली बात है कि आप टक्कर कैसे दे पाएंगे, और जो जनता है वो भी अभी यही चाहती है कि वो जो फ्री की सुविधाएं हैं वो उनको मिलती रहे। पहली बात तो जुनून के सामने बड़ी से बड़ी ताकतें नहीं रुक सकती जी, टक्कर नहीं ले सकती। हम लोग जुनून के साथ आए। मैं डॉक्टर मुनीष रायजादा पिछले 22 सालों से
यूएसए में शिकागो में ऐसे बतौर डॉक्टर न्यूबॉर्न बेबीज का स्पेशलिस्ट हूं मैं। जी। मैंने काम किया वहां पे। सब छोड़ छाड़ के 15 महीने पहले मैं अपने देश वापस आया जी। स्वदेश। एंड उसके बाद हम लगातार राजनीति के माध्यम से देश की सेहत को ठीक करने के लिए लगे। हमने हमेशा बोला क्लीन पॉलिटिक्स करके दिखाएंगे, क्योंकि हम अन्न आंदोलन से संबंधित हैं। क्लीन पॉलिटिक्स। और अब देखिए कितनी अन्न आंदोलन से ही तो केजरीवाल निकले थे। आप क्लीन पॉलिटिक्स की बात करें, क्योंकि अन्न आंदोलन में ही बहुत सारे लोग थे जो बिछड़ भी गए, उनका साथ जो देने वाले थे उनको भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। राइट। और क्लीन पॉलिटिक्स का जो एक मैं फ्रेज बोल रहा हूं, ये पिछले 24 घंटे में जी। कितना प्रासंगिक बन चुका है। 24 घंटे में जी। आप इमीडिएटली समझ जाएंगे, तुरंत समझ जाएंगे। कल प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी बीजेपी के जी भावी प्रत्याशी, क्योंकि उनकी सीट अभी अनाउंस नहीं हुई, बट लोकल लोग बताते हैं कि सीट उन्हीं को मिलेगी, बीजेपी की टिकट। कल 24 घंटे पहले उन्होंने यहाँ पे नई दिल्ली विधानसभा में, अब हम बीके दत्त कॉलोनी में बैठे जी। ये नई दिल्ली विधानसभा में आता है जी। यहाँ पे पार्क के सामने आपने देखा ही होगा, वहां पे और अन्य क्षेत्रों में प्रवेश वर्मा ने 1100 रुपए कैश में बांटे। कैश जी, वो दिखाई भी दे रहा फुटेज में। अच्छा, अब इधर केजरीवाल महिला सम्मान एक स्कीम खोली, अपने आप अपने लेवल पे हवाबाजी में अनाउंस कर दी और लोगों से फॉर्म भरवाने लग गए जी कि हम आपको 21 रुपए प्रति माह देंगे महिलाओं को, 21 रुपए प्रति माह। अब ये बताइए, तो इतना इन्होंने फ्रॉड किया कि दिल्ली सरकार के सोशल वेलफेयर एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ने को मजबूरी में, यानी कि देखिए सरकार जिनकी उन्हीं का महकमा जी एक पब्लिक नोटिस अखबारों में मेन स्ट्रीम मीडिया में निकलवाता है कि ऐसी कोई स्कीम एग्जिस्ट ही नहीं करती जी। और ये देखिए कितने करप्ट, कितने भ्रष्ट और अनैतिक लोग हैं, ये महिलाओं से फॉर्म फिल करवाने लग गए डेटा कलेक्शन के लिए, जबकि स्कीम अभी अनाउंस लॉन्च तक नहीं हुई, स्कीम बनी नहीं है। तो इस किस्म के फ्रॉडबाजी से जनता तंग आ चुकी है। हमने ये बोला जी, हमने ये बोला, तो ये बात होती है प्लेन पॉलिटिक्स थी। अब 14 सालों से, अब अन्ना आंदोलन की बात भी मैं कह देता हूं साथ में, 14 सालों से अन्ना आंदोलन वनवास में खड़ा है। अन्ना आंदोलन का संकल्प, इच्छा शक्ति, उसका ध्येय एंड मिशन वनवास में खड़ा है। दिल्ली की जनता इस बार फरवरी 2025 में उस वनवास से इस संकल्प को निकालेगी और देश में क्लीन पॉलिटिक्स की पटल पे फिर वापस लेके आएगी। सर, आप क्लीन पॉलिटिक्स की बात बार बार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम जनता की बात करें, आम जनता को सुविधाएं चाहिए और वो सुविधाएं केजरीवाल जी ऑलरेडी दे रहे हैं। हाँ, उसको आगे बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। कहाँ पे टक्कर कहाँ दे पा रहे हैं आप? और दूसरी चीज, चलिए पहले तो इस बात का जवाब मैं बताता हूँ। आप क्या थोड़ी सी रेवड़ियां बांट दी तो ये सुविधाएं नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पे गली गली घूमता हूँ, मोहल्ले बस्तियों में जाता हूँ, नई दिल्ली विधानसभा में, यहाँ पे लगातार एक कॉमन थीम निकल के आती है। महिलाएं मुझे बताती है, माएं बताती है मुझे कि हमारे बच्चे ग्रेजुएट हो चुके लेकिन खाली बैठे, नौकरियां नहीं है। अब उन नौकरियों को दिलवाना चाहिए था इनको। इन्होंने जॉब या एम्प्लॉयमेंट बनाने के लिए पिछले 10 सालों में क्या काम किया? आप जॉब दीजिए ना युवा को, वो अपनी नौकरी मार्शल रख रहे हैं, वो अपने सिविल डिफेंस रख रहे हैं, तो उन्होंने नौकरियां तो दी हैं। 10,000 बस मार्शल को उन्होंने हटा दिया 15 महीने से, बेचारे सड़कों पे। कल भी आए हुए थे बस मार्शल, एक्स बस मार्शल मिलने। अच्छा, अब यूथ को अगर नौकरी देते जी, तो ये जो छोटी छोटी रेवड़ी है ना, थोड़ा बहुत बिजली पानी, ये तो अपने आप ही संभाल लेता है यूथ, क्योंकि वो कमाई करके लाएगा, अपने घर में अपना परिवार चलाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर। लॉन्ग टर्म कुछ नहीं किया। लॉन्ग टर्म रोजगार की जब हम बात कर रहे हैं, तो रोजगार में चाहे राज्य सरकारें हो चाहे वो केंद्र सरकारें हो, सब पे आरोप है कि रोजगार, इस समय जो युवा है वो बेरोजगार बैठा हुआ है। फिलहाल के बावजूद हम दिल्ली की अगर बात कर रहे हैं, तो दिल्ली के अंदर रोजगार होते हुए भी रोजगार नहीं है। एग्जैक्टली। इस कंडीशन में आपका क्या रोल रहेगा? किस तरीके से आप जो है उनको स्टैब्लिश कर पाएंगे? बहुत अच्छा। और दिल्ली भारत की कैपिटल है, यहाँ पे प्राइवेट एंटरप्राइज यानी कि प्राइवेट कंपनी को कोई कमी नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी है, छोटी छोटी कंपनियां बैठी है, माला माल कंपनियां बैठी है। एज ए एमएलए, ये हमारी सरकार बनती है भारतीय लिबरल पार्टी की, तो हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को बुलाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनको कहेंगे देखो हमारे इस दिल्ली में इतने युवा एलिजिबल हैं जॉब के लिए, प्रार्थी हैं, वो एप्लीकेंट है, आप बताइए उनको कैसे आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कैसे उनको नौकरियां दे सकते हैं। स्किल एनहेंसमेंट हम करवाएंगे। सरकार का फर्ज होता है सेंसिटिविटी के साथ, संवेदनशीलता के साथ, लोगों के साथ मिलकर काम करना। हम गवर्नमेंट एज वेल गवर्नमेंट जॉब्स को ओपन अप करेंगे, जो गवर्नमेंट जॉब्स भरी नहीं गई पिछले काफी सालों में, उनको फिल करेंगे, प्लस प्राइवेट इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ मिलके हम इंश्योर करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि स्किल सेट मिले, इंटर्नशिप्स दिलवाएंगे एवं नौकरियां दिलवाएंगे।
करने की मंशा तो बहुत कुछ किया जाता है, इन्होंने सिर्फ थोड़ा बहुत रेवड़ियां बांट बांट के लोगों को गुमराह किया, उसके अलावा कुछ काम नहीं किया। मुनीर जी, अपनी भारतीय लिबरल पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा में कितनी सीटों पर लड़वाना चाह रही है, उम्मीदवार उतार रही है? सुनील जी, सभी 70 सीटों पे जी। नई दिल्ली विधानसभा में चुनाव लड़ा जाएगा। मैं स्वयं नई दिल्ली विधानसभा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 40 से उम्मीदवार हूँ जी। और उसके अलावा 70 सीटों पे अच्छे अच्छे कैंडिडेट हमारे पास आने लगे हैं। अभी तक कितनी सीटें आपने दे दी होंगी? अभी हमने लगभग वैसे 10-11 सीटें हमने दे दी हैं जी। लेकिन काफी एप्लीकेंट्स अभी एप्लीकेशंस पे काम किया जा रहा है एंड आने वाले दिनों में हम अनाउंस कर देंगे। अच्छा, ऐसे 2025 का जो चुनाव है तो कई पार्टियां जो अपने अपने लेवल पे दावे करती हैं, आप जनता को क्या ऐसी सुविधाएं देंगे? कोई भी 5 सुविधाएं जो आपकी तरफ से होंगी। थैंक यू वेरी मच, अच्छा क्वेश्चन है। 3 इरादे जी। नंबर 1, सत्ता में आते ही एंटी करप्शन कमीशन बना के, क्योंकि हम डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स करने आए, विकास की राजनीति, जुमलेबाजी नहीं है ये, विकास की राजनीति। जी। क्योंकि मैं विदेश में 22 साल रहा, यूएसए में, वहां पे कोई भी इलेक्शन होता है, चाहे मेयर का इलेक्शन हो, चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, गवर्नर का इलेक्शन हो, सेनेटर का इलेक्शन हो, एक ही क्वेश्चन बार बार उठता है कि आप जॉब्स कैसे क्रिएट करेंगे, नौकरियां, या इस इलाके की जो अपनी इकोनॉमिक हालत है, आर्थिक हालत को कैसे सुधारेंगे। बाकी कोई मुद्दा ही नहीं होता वहां पे। हमने यहाँ पे ये सीखा कि अपने देश में विकास विकास विकास, जॉब्स 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 की बात होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे इसलिए हमने कहा कि आते ही एंटी करप्शन कमीशन बनाएंगे, ACC। उससे क्या होगा कि जो सरकारी महकमे में जो भ्रष्टाचार एवं अनियमितता एवं जो काम नहीं होते यहाँ पे ठप पड़े रहते हैं, उन सबको खुलवाएंगे, उन पे कंट्रोल करेंगे, अंकुश करेंगे। उससे क्या होगा कि आर्थिक वो जो पैसा फंसा हुआ है, जो सत्ता से पैसा जनता तक पहुंचता नहीं, वो पहुंचने लगेगा तो विकास दिखने लगेगा। नंबर 1, अकाउंटेबिलिटी लेके आएंगे, जवाबदेही लेके आएंगे, फिक्स करेंगे। नंबर 2, हमने बोला है कि गुड गवर्नेंस। यदि आप गवर्नेंस के अपना जो अपने देश में जो भी मॉडल है वो डिफेक्टिव है, ठीक है, बट सिस्टम तो है ना अपने देश में, कोई अनार्की तो है नहीं यहाँ पे, अराजकता तो है नहीं। यदि आप इस सिस्टम के तहत पारदर्शिता ले आए, जवाबदेही ले आए और संवेदनशीलता के साथ, नियमितता के साथ, ईमानदारी से काम करें, तो अपने देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। वो जब देखते हैं कि राजा या यथा राजा तथा प्रजा, जब उनका चुनाव प्रतिनिधि भ्रष्ट या बेईमान या निकम्मा है तो कहते भाड़ में जाओ। तो हम विकास की गुड गवर्नेंस मॉडल लेके आएंगे। 3rd, मैं ये बोलता हूँ कि सोशल जस्टिस। जो व्यक्ति लाइन में सबसे पीछे खड़ा है, जी, अंत्योदय में खड़ा है, उसका उदय करो। अंत में जो खड़ा है, वो गांधीजियन फिलोसफी भी यही कहती है, कोई भी गुड गवर्नेंस, कोई भी गुड पॉलिसी यही कहती है कि जो वंचित है, पिछड़ा हुआ वर्ग, हाशिए पे खड़ा है, उसको सबसे पहले आप अपनी सहायता पहुंचाइए। इसलिए हमने कहा गुड पॉलिसीज गुड पॉलिटिक्स, गुड पॉलिसी गुड पॉलिटिक्स, ये करके दिखाएंगे। सर, अब एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है। आप डॉक्टर रहे इतने 20-22 साल, और फिर वापस आने के बाद आपको कैसे सूझा कि आपको पॉलिटिक्स करनी चाहिए, और जिस वजह से आप पार्टी बना करके इस समय चुनाव मैदान में उतरे? देखिए, मुझे सबसे पहले तो लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी एज ए कॉन्सेप्ट, जी, मुझे हमेशा इस पे फख्र रहा है, खुशी रही है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जिसपे आपका एज ए नागरिक, कहीं भी आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, आजकल तो वैसे भी ग्लोबल सिटीजन्स का जमाना है, जी, आपकी सोच भी ग्लोबल होनी चाहिए। यूएसए टिपिकली मैंने वहां 22 साल बिताए, तो वहां पे वैसे भी इंटरनेशनल एक माहौल होता है। आप कहीं भी कुछ भी काम करें, नौकरी करें, जॉब करें, मार्केट में जाए, आप इंटरनेशनल लोगों से मतलब वहां पे हर किस्म के लोग मिलते हैं, हर देश से, हर नस्ल, कलर एंड सब किस्म के लोग। जी, व्यापकता आवश्यक है। मैं जब भी मेडिकल स्कूल में भी था या मैं जो डॉक्टर बन गया जब, तब भी मुझे हमेशा पॉलिसी पे मेरा फोकस होता था। मुझे लगता था कि ये पॉलिसी इंप्रूव क्यों नहीं की जा सकती, ये सड़कें क्यों टूटी हुई हैं, ये पानी कहाँ से आता है, ये रेलवे कैसे चलती है, ये विभागों में, इन सब में मेरा इंटरेस्ट था। सर, ये हम विदेश से अगर भारत की तरफ जब आते हैं तो भारत में देखा ये गया है कि यहाँ पर कास्टिज्म बहुत है, धार्मिक उन्माद बहुत है, तो इस चीज को सामंजस्य बिठाने के लिए आप क्या सोच रहे हैं? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और इस पे मैंने भी काफी चिंतन किया, क्योंकि यहाँ पे ये चीजें हावी हो जाती हैं। लेकिन जो अंदर की बात है और जो निचोड़ है वो ये है कि जब पॉलिटिशियन स्टेट्समैनशिप दिखाएगा, राजनेता नहीं, वो राजनायक बनता है, जिसको इंग्लिश में आई थिंक स्टेट्समैनशिप होगी, स्टेट्समैन, तो जनता भूल जाती है कि उसका वर्गीकरण क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसकी भाषा क्या है, उसका कलर कैसा, उसका कद कितना है।
देखिए ना, लोकनायक जयप्रकाश जी। अन्ना हजारे, गांधी जी। जो बड़े बड़े स्टालवर्ड जो राजनीति के माध्यम से सेवा करने आए थे, लोग उनके पीछे रैली बिहाइंड करते, उनके पीछे चल पड़ते। तब अपने को कभी नहीं लगता कि गांधी जी तो गुजराती थे, ये गांधी जी तो गुज्जू बोलते थे, गुजराती बोलते थे। लोकनायक जयप्रकाश तो बिहार के थे, जी। तब तो नहीं लगता। तब तो पंजाबी भी उनकी तरफ देखेगा, तमिल व्यक्ति भी उनकी तरफ देखता। आप समझ रहे हैं ना मेरे? जी। क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस है वो लोगों को डिवाइड करते हैं, डिवाइसिव मुद्दे जानबूझ के उठाते हैं, ताकि लोग इसी में बटे मरे कटे, विकास साइड पे खड़ा हो जाए। तो इसका एक ही इलाज है कि आपको आपकी चिंतन ऊपर रखना पड़ेगा, हाई लेवल पे, और लोगों को भी प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा कि आप इसी किस्म की सोच रखिए, इन छोटी चीजों बातों में घुसने की आवश्यकता नहीं। तो आपने सुना कि मोदी जी ने कहा है कि जिस तरीके से गुड गवर्नेंस और गुड पॉलिटिक्स की बात हो रही है, लगातार हर कोई जब भी राजनीति में उतरता है तो इस तरीके की बातें करता ही है। अब देखने वाली बात यह है कि 2025 के चुनाव नजदीक है। मोदी जी नई दिल्ली से प्रत्याशी हैं, बीएलपी पार्टी से, भारतीय लिबरल पार्टी। अब देखने वाली बात यह कि वहां की जो जनता है या दिल्ली की जो जनता है वो इन्हें कितना पसंद करती है, क्योंकि विदेश में रहे हैं, डॉक्टर रहे हैं। उसके बाद जिस तरीके की हमने अभी बातें सुनी और जनता को जो बताया जा रहा है, ये जग जाहिर है कि किस प्रकार से कैश दे करके वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। अब जब गुड गवर्नेंस की बात आती है तो इस पर अंकुश लगाने की भी बात आती है। देखने की बात यहां आती है कि कौन कितना पारदर्शिता लेकर आता है, कौन कितनी गुड गवर्नेंस दे पाता है। अब यह जनता के ऊपर डिपेंड है कि वो गुड गवर्नेंस चाहती है या बदलाव चाहती है, नहीं चाहती है। ये डिपेंड करता है आने वाले चुनाव में जनता के ऊपर। देखने वाली बात होगी कि अब चुनाव में किस ओर ऊंट करवट लेता है। इसी के साथ मैं सुनील अभय, एचडी न्यूज इंडिया।